शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना पसंद करते हैं अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करें और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स में भी शेयर किया करें। आज आप लोगों के लिए मैं एज़ यूजुअल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर कर रही हैं नबीरा ख़ान। नबीरा कहती हैं कि आज आपके साथ मेरी फुप्पो हैं, उनकी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। मेरी जो फुप्पो है उनके बेटे की शादी होनी थी, तो उससे पहले उन लोगों ने एक फ़्लैट किराए पर लिया। वो जो फ्लैट था उन लोगों को भी नहीं पता था, काफ़ी अरसे से बंद था। उन लोगों ने वहाँ पर रहना शुरू कर दिया, रेंट पर ले लिया वो फ्लैट। तो वहाँ पर जो रूम मेरे कज़न को देना था, उनकी शादी में कुछ दिन अभी रह गए थे, उसमें भी इतना ज़्यादा सामान नहीं था। कुछ चेयर्स रखी हुई थी, बाकी घर उन लोगों ने सेट किया हुआ था। फुप्पो कहती हैं कि पहला ही दिन था, मैंने खाना वगैरह बनाया, मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई और मैं जाकर लेट गई। जो मेरे कज़न थे फुप्पो के बेटे, वो जॉब पर गए हुए थे। वो कहती हैं कि अभी मैं जाकर लेटी ही हूँ तो मुझे इस तरह से महसूस होने लगा कि जो साथ वाला कमरा है वहाँ पर उन चेयर्स को कोई घसीट रहा है। मुझे बराबर उनको घसीटने की आवाज़ आ रही थी। मैं फ़ौरन उठी और मैंने जाकर दरवाज़ा खोलकर देखा तो हर चीज़ अपनी जगह पर थी, कोई चीज़ कहीं से भी नहीं ख़राब हुई थी। तो मुझे लगा कि शायद मेरा वहम होगा। मैं आकर फिर लेट गई। कहती हैं कि अभी मैं आकर लेटी ही हूँ तो किसी ने बहुत ज़ोर से मेरे पाँव का जो अंगूठा है उसको बहुत ज़ोर से किसी ने हिलाना शुरू कर दिया। फुप्पो थोड़ा सा डर गई कि ये क्या माजरा है। उठकर इधर उधर देखा, कोई भी नज़र नहीं आया। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उस वक्त तक मगरिब हो चुकी थी। अब वो अपने बेटे का इंतज़ार करने लगी कि जैसे ही मेरा बेटा घर आएगा मैं उसको बताऊंगी कि आज पहला दिन है और देखो पहले दिन ही मेरे साथ यहाँ पर अजीब मामलात होने लग गए हैं। शाम को उनका बेटा आया तो फुप्पो ने ये कहा कि पहले मैं इसको खाना सर्व कर देती हूँ, उसके बाद मैं इसको बताऊंगी कि इस घर में क्या मामलात हैं। फुप्पो जब किचन में गई तो वहाँ का मंज़र देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। जो सालन उन्होंने बनाया था, जो खाना बनाया हुआ था, वो सारा कुछ ख़त्म हो चुका था। हॉट पॉट से रोटियाँ भी गायब थीं और जिस बर्तन में उन्होंने सालन बनाया था वो बर्तन खाली था और उसको किसी ने उल्टा करके रखा हुआ था। वो बड़ी हैरान हुई, फ़ौरन से अपने बेटे को बुलाया और कहा कि देखो आकर यहाँ पर मैंने खाना बनाया था, सारा खाना गायब हो चुका है और आज दिन भर मेरे साथ अजीबोगरीब वाक़यात होते रहे हैं। उनके बेटे ने कहा अम्मी आप फजूल में वहम कर रही हैं, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, कोई जिन्नात विन्नात नहीं होते, आप बिल्कुल भी वहम ना करें, कुछ नहीं होता, मैं खाना जाकर और ले आता हूँ। हो सकता है थकावट की वजह से आपने बनाया ना हो और आप भूल गई हो। वो बार बार कहती रही लेकिन उनके बेटे ने उनकी कोई बात नहीं मानी। खैर कुछ दिन गुजरे तो उनके बेटे की शादी थी, घर में चहलकदमी भी थी, रौनक थी। उन दिनों में भी उनके साथ अजीबोगरीब वाक़यात होते थे लेकिन उनका बेटा इस बात को नहीं मानता था। अब जो उनकी मिसेस थी, एक दफ़ा की बात है वो लोग अपने रूम में सो रहे थे तो उनकी जो मिसेस थी उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी बेड पर। उन्होंने सोचा कि मैं जाकर नीचे ज़मीन पर कारपेट बिछा हुआ है, मैं यहाँ पर जाकर लेट जाती हूँ। जैसे वो कारपेट पर लेटी, उनको ऐसा महसूस हुआ कि उनके पास कोई चल कर आया है और आकर उसने उनको बहुत ज़ोर से टांग मारी। वो एक औरत थी और ये कहने लगी कि जल्दी से यहाँ से उठ जाओ, ये हम लोगों की गुज़रगाह है। जब भाभी ने उनकी तरफ देखा तो वो बहुत ज़्यादा डरावने चेहरे वाली कोई औरत थी। भाभी ने फ़ौरन से लाइट जलाई और चीखना शुरू कर दिया और अपने हस्बैंड को बताया कि मैंने अभी यहाँ पर एक औरत को देखा है। उन लोगों ने सारे घर की लाइट्स ऑन की, पूरा घर चेक किया, उनको कहीं भी कोई औरत नज़र नहीं आई। फुप्पो तो पहले से जानती थी कि यहाँ पर कोई ना कोई माजरा ज़रूर है। अब जो मेरे कज़न थे वो बड़े हैरान हुए कि पता नहीं ये क्या मामलात यहाँ पर शुरू हो गए हैं। खैर वो जो हम लोगों की भाभी थी वो अपने मेके गई हुई थी तो मेरे कज़न जो थे अपने रूम में अकेले सो रहे थे। रात के टाइम उनका बेड किसी ने ज़ोर ज़ोर से हिलाना शुरू कर दिया। इतनी ज़ोर से उनके बेड को कोई बार बार शेक कर रहा था। वो डर गए, उठकर बैठ के कि ज़लज़ला तो नहीं आ रहा। इधर उधर देखा, कोई भी नज़र नहीं आया। अब उनको थोड़ा सा यकीन होने लगा कि ना तो मेरी अम्मी झूठ बोलती हैं और ना ही मेरी मिसेस, इस घर में ज़रूर कोई गड़बड़ है। अगले दिन उन्होंने अपने एक दोस्त से बात की और उस घर में एक आमिल को लेकर आए। वहाँ पर उस आमिल ने पढ़ाई की।
बस वो पढ़ाई करने की देर थी, तावीज़ देने की देर थी। वो जो वहाँ की मखलूक थी वो उनकी दुश्मन बन गई और उसने वहाँ पर उनका जीना मुहाल कर दिया। जब उनकी मिसेज़ वापस आई, उनकी मिसेज़ के सर के बाल बहुत ज़्यादा लंबे थे, तो वो बाल खोलकर बैठी थी तो किसी ने उनके सर के बाल नोचने शुरू कर दिए। वो चीखने लग गई, यहाँ तक कि उनके सर के आधे बाल भी कटवाने पड़े, क्योंकि उनके जो बाल थे बहुत ज़्यादा लंबे थे और उनके बालों को किसी ने इस तरह से नोचना शुरू किया कि नीचे से उनके बाल जो थे उनमें गिरें लग गई थी। वो बहुत ज़्यादा रोईं, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग गई। वो दिन ही दिनों में, महीनों में वो ऐसी होगी जैसे कोई ढांचा होता है उनके जिस्म पर। बिल्कुल उस चीज़ ने उनको इतना बीमार कर दिया। अब उनके घर वाले, उनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गए और वो जो भाभी थी उनको जगह जगह पर बहुत ज़्यादा डरावने चेहरे वाले बच्चे, बहुत ज़्यादा डरावने चेहरे वाली औरतें और मर्द दिखाई देते थे जो घर के किसी न किसी हिस्से में खड़े होकर उनको डराया करते थे। इसके अलावा जो फुप्पो थी वो भी अक्सर महसूस करती थी कि उनके इर्द गिर्द कोई मौजूद रहता है। उन लोगों ने यही मुनासिब समझा कि हमें किसी आमिल के पास जाना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो जिन्नात इस लड़की की जान ले लें, क्योंकि उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। जब वो अपने मिसेस को लेकर एक आमिल साहब के पास गए, उन्हीं मौलाना के पास गए, उन्होंने पढ़ाई की तो उनके जिस्म पर एक जिन हाजिर हुआ। भाभी के जिस्म पर एक जिन हाजिर हुआ और वो ये कहने लगा कि हम लोग इस घर में, इस फ्लैट में, यहाँ पर इस जगह पर बनने से पहले रहते हैं। अभी तक यहाँ पर ये इमारतें नहीं बनी थी तो हम लोग यहाँ के मुकीम हैं। हम लोग यहाँ पर किसी को भी आबाद नहीं होने देते। ये फ्लैट सालों से खाली था, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पर आकर रहना शुरू कर दिया। इसलिए हमने इनको बहुत ज़्यादा इशारे दिए, लेकिन ये लोग यहाँ से नहीं गए। इनकी जो बहू है, इसके बाल हमें बहुत ज़्यादा पसंद हैं, इसलिए हम इसको अपने साथ ले जाएंगे। हम लोग इसका खून पीते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये मर जाएगी। वो जो आमिल थे उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाइयाँ की, अमल किए, बड़ी मुश्किल से उन जिन्नात को मनाया, हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के वास्ते दिए कि इस लड़की की जान बख्श दो, ये लोग फ़्लैट छोड़कर चले जाएंगे। उनके हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा अपनी उस चीज़ पर भी शर्मिंदा थे कि मैंने लोगों की बात क्यों नहीं मानी और आज मैं ये वक्त देख रहा हूँ। वो जो जिन्नात थे उन्होंने ये शर्त रखी कि ये लोग फ़्लैट छोड़ने से पहले इस लड़की के सर के बाल कटवाएंगे और अल्लाह इसको जो भी पहली औलाद देगा वो हम अपने साथ ले जाएंगे। उन लोगों ने वो फ़्लैट तो छोड़ दिया, लेकिन भाभी को बाल वहीं पर कटवाने पड़े। शोल्डर से ऊपर उनके सर के बाल काट दिए गए। उनको अल्लाह ने 1-2 साल के बाद एक बेटा दिया। वो 2 दिन ज़िंदा रहा और 2 दिन के बाद उसकी डेथ हो गई। वो बच्चा इतना खूबसूरत था कि उसको देखकर नहीं लगता था कि वो न्यू बॉर्न बेबी है, ऐसा लगता था वो 3-4 माह का बच्चा है। भाभी बहुत ज़्यादा रोती थी, उनका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ने लग गया था जब उनकी औलाद इस तरह से एकदम से वो मर गया। उसके बाद अब 8 से 9 साल हो गए हैं। उन लोगों ने बहुत ज़्यादा इलाज भी करवाया हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई औलाद नहीं है। वो सबसे ये भी रिक्वेस्ट करते हैं और ये भी कहते हैं कि मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह उनकी इस मुश्किल को आसान करे। हम लोगों के कज़न ने वो एक बात नहीं मानी अपनी अम्मी और अपनी मिसेस की, तो उन्होंने इतना नुकसान देखा। ये एक स्टोरी थी जो नबीरा ख़ान ने शेयर की। बहुत शुक्रिया नबीरा आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी सैम खान शेयर कर रहे हैं। सैम कहते हैं, आज आपके साथ मेरा एक दोस्त है रशीद, उसकी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। हम लोग पहले सऊदी अरेबिया हुआ करते थे दोनों। हम लोग अल रियाद सिटी में इकट्ठे ही काम किया करते थे। वो मेरा रूममेट ही था। हम लोगों का तो काम ठीक था, लेकिन उसका कोई ख़ास काम नहीं था, कोई ख़ास जॉब नहीं थी। वो काफ़ी ज़्यादा अरसा इसी तरह से फ्री रहता था, बोर हो जाता था। तो उसने ये सोचा कि मैं किसी दूसरे शहर में जाता हूँ। इस सिलसिले में मैंने अपने एक दोस्त से बात की। वो अल कसीम सिटी में रहता था। हमने अपने दोस्त रशीद को उधर भेज दिया। जब वो वहाँ पर गया तो उसने वहाँ पर जाकर मेरे दोस्त से मिला। मेरे दोस्त ने उसको जॉब दिलवा दी। वहाँ पर खजूरों के बागात हुआ करते थे, उनकी हिफाजत करनी थी। लेकिन वो जो इलाका था वो आबादी से दूर था। वहाँ पर सिर्फ वो बागात का ही हिस्सा था और वहाँ पर उन लोगों ने 2-3 कमरे बनाए हुए थे, जहाँ पर इस तरह के लोगों को वो रखते थे कि जो दिन भर वहाँ पर उनकी हिफाजत करेंगे और रात को टाइम वहाँ पर सो जाया करेंगे। अब मेरा दोस्त रशीद बहुत ज़्यादा खुश था कि उसको काम मिल गया है, सैलरी भी अच्छी थी। बस एक बात करता था कि यहाँ पर बिल्कुल वीराना है, मैं आबादी से हट के हूँ तो यहाँ पर दिल नहीं लगता। तो मैंने उससे ये कहा कि तुम आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाओगे, अपना ख्याल रखा करो, नमाज कुरान पाक पढ़ा करो तो तुम्हारा दिल भी लग जाएगा। अब वो वहाँ पर बिल्कुल अकेला था। वो कहता है कि अचानक से वहाँ पर 4 लोग आकर मेरे साथ रहने लग गए। मैं उनसे पूछता था कि तुम लोग कौन हो? मुझे तो यहाँ पर जब जॉब दी गई थी तो ये कहा गया था कि यहाँ पर तुमने अकेले रहना है।
जब वो कहता है कि वहाँ पर ऑनर आता था, वो चारों लोग उस दिन वहाँ पर होते ही नहीं थे। मैं ऑनर से पूछता था तो ऑनर ये कहता था कि यहाँ पर तो और हमने किसी को भी नहीं भेजा, जबकि वो 4 लोग जो थे वो मुझे ये कहते थे कि हम तुम्हारे कफ़ील के कज़न्स हैं। बिल्कुल नॉर्मल इंसानों की तरह थे वो कहाँ से आते थे, कहाँ जाते थे, मुझे कुछ समझ नहीं आती थी। दिन के टाइम भी वो मुझे बागों में भी नज़र नहीं आते थे, कभी कोई एक आधा नज़र आ जाता था, लेकिन जब रात का टाइम होता था वो कमरे में वो चारों आ जाते थे। 3-4 माह गुजरे तो रशीद मेरे पास आया। अल रियाद हम लोगों ने मिलकर काफ़ी टाइम स्पेंड किया। मैं भी बड़ा खुश था। उसके पास सैलरी भी थी 3-4 माह की। और उसके बाद हम लोग बातें कर रहे थे खाना खाने के बाद, तो वो मुझे ये कहने लगा कि मैंने नौकरी छोड़ दी है। मैंने उसको बहुत ज़्यादा डांटा कि तुमने नौकरी क्यों छोड़ दिया, पहले तुम कह रही थी कि मुझे कोई जॉब मिलती नहीं है, अब मिली है तो तुमने छोड़ दिया। उसने ये कहा कि मेरे साथ मेरे कमरे में कोई इंसान नहीं रहते थे, वो चारों जो थे वो गैर मरी मखलूक थी, वो जिन्नात थे। वो कहता है कि मुझे इस तरह से पता चला कि वो जिन्नात हैं कि जब मैंने अपने कफ़ील से बात की कि आपके कोई 4 कज़न मेरे साथ आके रह रहे हैं, तो कफ़ील ने ये कहा कि मेरा तो कोई कज़न नहीं है, ना ही मैंने किसी को तुम्हारे पास भेजा है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। उधर से ऑनर कहता था कि मैंने किसी को नहीं भेजा, और वहाँ पर दूर दूर तक आबादी नहीं थी। जिस दिन ऑनर ने आना होता था वो 4 लड़के गायब हो जाते थे, जिससे मुझे ये यकीन हो गया कि वो कोई इंसान नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ रात के टाइम वहाँ पर आते थे। ये एक स्टोरी थी जो सैम खान ने शेयर की। फिर वो कहते हैं कि वो मेरा दोस्त भी पाकिस्तान वापस आ गया और मैं भी पाकिस्तान वापस आ गया। यहाँ से 3 साल पहले की स्टोरी थी। बहुत शुक्रिया सैम खान आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी प्रियंका नाइक शेयर कर रही हैं इंडिया से। प्रियंका कहती हैं कि आज आपके साथ मेरी एक फ्रेंड थी, हम लोग एक शादी में गए हुए थे, मेरे कज़न की शादी थी, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धूमधाम थी, बड़े मेहमान आए हुए थे। तो वहाँ पर एक लड़की मेरी दोस्त बन गई, उसका नेम अनीता था। अनीता और मैं काफ़ी ज़्यादा घुल मिल गई, बड़ी हम लोगों ने बातें की। शाम का टाइम था, हम लोग छत पर बैठी हुई थी, तो मैंने अनीता से ये कहा कि तुम्हारी ज़िंदगी में कभी कोई नाकाबिले फ़रामोश वाक़या, कोई हॉरर इंसिडेंट हुआ है? जिस पर उसने ये कहा कि हाँ, मेरे साथ एक वाक़या हुआ था। 7th क्लास की बात है। मैं एक स्कूल में पढ़ती थी और वो जो स्कूल था वो क्रिश्चियन स्कूल था। वहाँ पर मेरी फ्रेंडशिप एक लड़की से होगी। उस लड़की का नेम लिली था। लिली और मैं बहुत अच्छी दोस्तें बन गई। लिली जो थी वहाँ के स्कूल के हॉस्टल में रहती थी। हॉस्टल के साथ ही एक बहुत बड़ा पुराना ग्रेवयार्ड भी हुआ करता था, कब्रिस्तान हुआ करता था। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ, मेरी फ्रेंड लिली की बर्थडे थी, तो उसने मुझे ये कहा कि जैसे मैं अपनी फैमिली से दूर हूँ, मेरा यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बर्थडे में तुम ज़रूर आओ। तो मैंने लिली से प्रॉमिस किया कि मैं ज़रूर तुम्हारी बर्थडे में आऊँगी। मैंने घर वालों से परमिशन ली और उनसे ये कहा कि मुझे मेरी फ्रेंड की बर्थडे में जाना है हॉस्टल में, आज रात मैं उसके साथ ही रुकूँगी, कल मैं स्कूल अटेंड करके फिर घर आ जाऊँगी। घर वालों ने मुझे परमिशन दे दी और मेरे फादर मुझे लिली के पास हॉस्टल में छोड़ आए। हम लोगों ने उसके ही रूम में हम लोगों ने उसकी बर्थडे सेलिब्रेट की, केक कट किया। उसके बाद हम लोग हॉस्टल घूमने लगी। सारा हिस्सा मुझे लिली ने दिखाया। रात हो गई। लिली मुझे ये कहने लगी कि आओ मैं तुम्हें यहाँ पर बैक साइड पर एक पुराना ग्रेवयार्ड है, वो तुम्हें दिखाती हूँ। जबकि मैंने उसे ये कहा कि नहीं, मुझे डर लगता है, मैंने रात के टाइम ग्रेवयार्ड में नहीं जाना। जिस पर लिली ने मुझे ये कहा कि कुछ भी नहीं होता, आओ तो सही, हम लोग यहीं पर रहते हैं, यहाँ पर ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, चलो आओ देख कर आते हैं। खैर वो मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गई। हम लोग ग्रेवयार्ड में गए। हम लोगों ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा कब्रें देखी। हम लोग घूम फिर रहे थे उस कब्रिस्तान में। एक कब्र के पास बैठकर हम लोग बातें करने लगी। एकदम से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया। मैंने अपनी दोस्त लिली से ये कहा कि चलो यहाँ से चलते हैं, मुझे अब डर लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी। हम लोग वापस आ गई। जैसे ही मैं कमरे में आई, हम लोग बातें करती करती सोने लगी, तो मुझे अजीबोगरीब सी मेरी कैफियत होने लगी। मेरे जिस्म पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ने लग गया और मैं अपने कंट्रोल में नहीं थी। मैंने बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ों में चीखना शुरू कर दिया। मेरी चीखों पुकार सुन के वहाँ की हॉस्टल की वार्डन भी आ गई और बाकी स्टूडेंट्स भी जाग गई। जब उन लोगों को पता चला कि ये लड़की अपने कंट्रोल में नहीं है, इसके हाथ पांव टेढ़े हो रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ें निकाल रही हैं, तो लोगों ने फ़ौरन से चर्च से फ़ादर को बुलाया। जब फ़ादर वहाँ पर आए तो उन्होंने फ़ौरन से जो उनका क्रॉस होता है वो उन्होंने उसके माथे पर रखा, तो उसके जिस्म में एक मर्दाना आवाज़ में कोई बोलने लग गया। तो जो फ़ादर थे उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो और इस लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो? तो उसने ये कहा कि मैं एक जिन हूँ और मेरा नेम मार्टिन है। मेरी एक रोड एक्सीडेंट में बहुत साल पहले, 100 साल पहले डेथ हो गई थी। मैं मरना नहीं चाहता था। उसके बाद मैं फिर इस ग्रेवयार्ड में आ गया और तब से मैं यहीं पर हूँ। ये दोनों लड़कियाँ मेरी कब्र के पास थीं और बातें कर रही थी, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, इसलिए मैं इनके पीछे लग गया।
उन्होंने उसके ऊपर वो होली वाटर फेंका और उसको ये कहा कि अपने गले में इस क्रॉस को रखो। बड़ी मुश्किल के साथ उस जिन ने उस लड़की अनीता की जान छोड़ी। प्रियंका कहती है आज भी उसके गले में वो क्रॉस है। वो कहती है कि मैंने इसको कभी भी अपने गले से नहीं उतारा। उसके बाद कभी भी उस जिन ने उस लड़की को तंग नहीं किया। ये एक कहानी थी जो प्रियंका नाइक ने शेयर की। बहुत शुक्रिया प्रियंका आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी सेंड्रिला शेयर करी है। सेंड्रिला कहती हैं आज आपके साथ मेरी फ्रेंड के दादाजी की एक बहुत ज़्यादा ड्रामनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। वो बताती है कि तब की बात है जब मेरे दादाजी की नई नई शादी हुई थी तो वो लोग एक गांव में शिफ्ट हुए। उस गांव में उन दिनों में एक बात मशहूर थी कि वहाँ पर एक चुड़ैल फिरती थी। वो चुड़ैल जो थी वो औरतों को और बच्चों को निशाना बनाया करती थी। गांव के जिस घर में भी कोई नया बच्चा पैदा होता था वो चुड़ैल उस घर पर दस्तक देती थी और उस बच्चे को मारने की कोशिश करती थी और उस बच्चे को अपने साथ ले जाया करती थी। गांव की हर औरत और हर बच्चा उस चुड़ैल से डरता था और वो जो चुड़ैल थी वो सिर्फ़ और सिर्फ मर्दों से डरती थी। तो दादाजी के यहाँ जब अल्लाह ने उनको पहली औलाद दी, उनका बेटा हुआ, तो उनकी मिसेस जो थी वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी कि कहीं वो चुड़ैल हम लोगों के घर में भी ना आ जाए। रात 2 बजे का टाइम था। दादी अम्मा अपने कमरे में अपने बच्चे के पास सो रही थी कि उनके दरवाज़े पर दस्तक होने लग गई। उनको ये लगा कि शायद उनका देवर या घर का कोई और मेंबर आया होगा। जैसे वो दरवाजे के पास गई और पूछने लगी कि बाहर कौन है, तो बाहर एक औरत ने आवाज़ देकर ये कहा कि मुझे माचिस दे दो, मैं माचिस लेने आई हूँ। वो बहुत ज़्यादा डर गई और समझ गई कि ये वही चुड़ैल है। भागती हुई कमरे में आई और कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और फ़ौरन से दादाजी को जगाया कि हम लोगों के घर वो औरत आई है, वो चुड़ैल आई है, मेरे बच्चे को मार देगी। दादाजी ने ये कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, कमरे को अंदर से लॉक कर लो, मैं देख लेता हूँ। दादाजी बाहर निकले। वो जानते थे कि ये चुड़ैल जो है सिर्फ़ और सिर्फ मर्दों से डरती है। तो दादाजी बहुत ज़्यादा बहादुर थे। उन्होंने अपनी चारपाई उठाई, हाथ में कैंची ली और वो कब्रिस्तान में चले गए। उस चुड़ैल का जो बसेरा था वो कब्रिस्तान में था। जैसे ही दादाजी वहाँ पर गए, दादाजी ने वहाँ पर चारपाई बिछाई। उनको यकीन था कि रात के इस पहर वो घूम फिर रही है, वो यहाँ पर ज़रूर आएगी। इतने में उनको छन छन की आवाज़ आने लग गई। उनको ऐसा महसूस हुआ कि उनके पास कोई चलता हुआ आ रहा है। वो मेंटली प्रिपेयर थे कि अभी वो मखलूक इनके पास आएगी। जैसे ही दादाजी गौर करते हैं तो क्या देखते हैं कि उनके सामने एक औरत खड़ी है और उनको ये कहती है कि तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आ गए हो। जिस पर दादाजी ने ये कहा कि मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, तुम्हें जो नुकसान पहुँचाना है मुझे पहुँचाओ, मेरे बच्चे की तरफ आंख उठाकर भी ना देखना। वो जो चुड़ैल थी वो हंसने लग गई और ये कहने लगी कि नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी, तुम भी मुझे कोई नुकसान मत पहुँचाना। तभी दादाजी ने कुरान पाक की आयत पढ़ना शुरू कर दी और एकदम से उस चुड़ैल को बालों से पकड़ लिया। वो वास्ते डालने लगी और गिड़गिड़ाने लगी और ये कहने लगी कि मुझे छोड़ दो, मैं जंगल से बाहर चली जाऊंगी, मैं कभी भी वापस नहीं आऊंगी, इस गांव से, इस कब्रिस्तान से भाग जाऊंगी, मेरे सर के बाल मत काटना। दादाजी ने ये कहा कि नहीं, तुमने बहुत से लोगों को परेशान किया हुआ है, तुम्हें कैद करने के लिए, तुम्हें पकड़ने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है, आज तुम मेरे हाथ आई हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दादाजी ने उसके सर की चोटी काट दी। वहीं पर उसकी ताकत ख़त्म हो गई। फजर का टाइम हो गया। सभी गांव वाले इकट्ठे हो गए। चीखो पुकार फिज़ा में गूंज रहा था। सभी गांव वालों ने मिलकर उस चुड़ैल को जला दिया और उसकी जो राख थी वो भी उस कब्रिस्तान से बाहर फेंक दी गई। तब उस चुड़ैल से उस गांव की जान छूटी। ये एक स्टोरी थी जो सेंड्रिला ने शेयर की उनके फ्रेंड के दादाजी की। बहुत शुक्रिया सेंड्रिला आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी सीमा सुहेल शेयर करी है इंडिया से। सीमा कहती हैं कि आज आपके साथ मैं इंडिया न्यू दिल्ली मलवियापुर की एक स्टोरी शेयर करती हूँ। सॉरी, मुझे नेम शायद मैंने ठीक ना लिया हो। वहाँ पर रमज़ानुल मुबारक के दिन थे तो एक मस्जिद में दूसरी तरावी पढ़ाई जा रही थी। दूसरा रोज़ा था और उसकी तरावी पढ़ाई जा रही थी। जैसे ही जो इमाम साहब थे वो सजदे में गए तो वो गायब हो गए। एकदम से पूरी मस्जिद में कोहराम बरपा हो गया, शोर बरपा हो गया कि इमाम साहब जो हैं वो सजदे से ही गायब हो गए हैं। पूरी मस्जिद में इमाम साहब को सब ढूंढने लग गए। इमाम साहब का कहीं कोई पता नहीं था। यहाँ तक कि पुलिस को रिपोर्ट करवा दी गई कि इमाम साहब सजदे में से ही गायब हो गए हैं। सब में खौफो हिरास फैल गया। 9 बजे के इमाम साहब गायब हुए हुए 1 बजे उन लोगों को ओल्ड दिल्ली
की एक मस्जिद में मिले। जब वहाँ पर जाकर पता किया तो वो जो इमाम साहब थे वो वहाँ पर मौजूद थे। इमाम साहब से सारी बात जब की गई तो इमाम साहब का ये कहना था कि जब मैं सजदे में था तो मुझे किसी ना दिखने वाले वजूद ने यहाँ से उठा लिया और मुझे यहाँ से उठाकर ओल्ड दिल्ली की एक मस्जिद में ले गए और ये कहा कि हमें भी यहाँ पर तरावियाँ पढ़ाएं, हम लोग मुसलमान जन्नात हैं और आपसे तरावियाँ पढ़ना चाहते हैं। उन इमाम साहब ने उनसे ये कहा कि आप लोग मुझे मेरी मस्जिद से उठाकर ले आए हैं, आप लोग भी वहाँ पर पढ़ लें। जिस पर उनका ये कहना था कि हम लोगों को अपनी मस्जिद में पढ़नी है, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और हमें आपसे ही तरावियाँ पढ़नी है। फिर ये सिलसिला शुरू हो गया। हर रात को उसी मस्जिद से, न्यू दिल्ली की उसी मस्जिद से इमाम साहब को वो जन्नात वहाँ से ले जाया करते थे और अपनी मस्जिद में वो तरावियाँ पढ़ाते थे उनसे। उसके बाद एक वक्त आया, वो जो इमाम साहब थे उन जन्नात ने उनको मार दिया या जो भी हुआ, वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। इसी तरह से प्रियंका कहती हैं कि आपके साथ मेरी प्रियंका नहीं, सीमा कहती हैं, हम लोगों की चची थी तो उनके जो अब्बू थे बहुत ज़्यादा बहादुर थे, बहुत ज़्यादा इबादत गुजार थे। तो उन लोगों को यूपी में एक शादी पर जाना था। वो और उनके साथ उनके 5 दोस्त और एक ड्राइवर, ये 6 लोग थे एक गाड़ी में। तो ये लोग एक रोड से गुजर रहे थे। एकदम से जो ड्राइवर अंकल थे वो ये कहने लगे कि मेरा गाड़ी के ऊपर कंट्रोल नहीं है, मैं गाड़ी को रोड पर चला रहा हूँ और जो गाड़ी है वो खुद ब खुद वीराने और जंगलात की तरफ मुड़ती हुई जा रही है। उन लोगों ने बहुत कोशिश की कि गाड़ी को रोड पर रख सकें, लेकिन कोई ना दिखने वाला वजूद गाड़ी को दूसरी तरफ टर्न करके जंगल में ले गया। यहाँ तक कि वो लोग जंगल बियाबान के अंदर आ गए, वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब वो लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, हम लोग तो यहाँ पर स्टक हो गए हैं। बहुत ज़्यादा उन लोगों ने कोशिश की कि हम लोग वहाँ से निकल सकें, कुरान पाक की आयत पढ़नी शुरू कर दी। इसके बावजूद उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हम लोग करें क्या। वो कहते हैं जैसे ही हम लोग गाड़ी से बाहर नहीं निकले, हम लोग अल्लाह से मदद मांग रहे थे तो एकदम से उसी जंगल में से अजान की आवाज़ आने लगी। जैसे ही अजान की आवाज़ आई, वो अजान की आवाज़ ऐसे थी कि बिल्कुल हम लोगों के पास से आ रही थी, जैसे हम लोगों के पास खड़ा होकर कोई अजान दे रहा है। जैसे ही अजान की आवाज़ आई, हम लोगों ने स्टार्ट की तो हम लोगों की गाड़ी वापस रोड की तरफ जाने लगी। पलक झपकते उस जंगल से हम लोगों की गाड़ी रोड के ऊपर आ गई। हम लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उस जंगल से बाहर निकल आए। जब उस जंगल से वापस आए तो हम लोग एक साहिब इल्म हस्ती के पास गए और उनसे सारा ये माजरा डिस्कस किया। उनका ये कहना था कि जिस रास्ते पर आप लोग जा रहे थे वो रास्ता बहुत ज़्यादा आसेब ज़दा है। उस जंगल में बहुत ज़्यादा चुड़ैलें, जिन्नात और आसेब बसते हैं। जब आप लोग उस रास्ते पर थे तो वो ज़बरदस्ती आपको उस जंगल में ले गए। इससे पहले कि वो आपको जानी नुकसान पहुंचाते, आप सब लोग इबादत गुजार थे, तो अल्लाह ने आप लोगों के लिए मदद भेजी और नेक जिन्नात का भी वहाँ पर बसेरा था जिन्होंने आज़ान देना शुरू कर दी और आप लोगों की जान बच गई। उसके बाद वो कहते हैं कि कभी भी हम लोग उस रास्ते पर नहीं गए। ये 2 स्टोरीज़ थी जो सीमा सुहेल ने इंडिया से शेयर की। बहुत शुक्रिया सीमा आपका। लिस्टर्स, ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल ID noshirinvirk57@gmail.com पर। लिस्टर्स, अभी मैंने शॉर्ट्स में एक वीडियो क्लिप डाला था जिसमें मैंने आप लोगों को अपने नए चैनल के बारे में बताया है, हॉरर उर्दू सेंटर मेरा हॉरर नावल चैनल होगा। जितने भी मेरे लिसनर्स मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं नावल को स्टार्ट करूं, नावल सुनाऊं, तो अब वो चैनल मेरा सिर्फ़ और सिर्फ हॉरर नावल्स का चैनल है। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है, इस स्टोरी के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा और आप लोगों के कमेंट्स में भी मैं अपना लिंक पोस्ट कर दूंगी जब कमेंट का रिप्लाई करूंगी। मेरे नए चैनल को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज उसकी पहली एपिसोड होगी, वो नावल कौन सा होगा ये आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। वहाँ पर दी बेस्ट हॉरर नॉवेल्स होंगे, तो मुझे ज़रूर सपोर्ट करना है आपने उस चैनल पर भी। ये स्पेशल मैंने आप लोगों के लिए नया चैनल लॉन्च किया है। मेरी सिस्टर का चैनल नीलम वॉइस ऑफिशियल है, हॉरर स्टोरी चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अब आप लोगों के लिए डेली मेरी तरफ से 2 स्टोरीज़ होंगी, एक खौफनाक कहानियों पर रेगुलर स्टोरीज़ होंगी और हॉरर उर्दू सेंटर पर हॉरर नावल होगा। कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, जहाँ रहें खुश रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह निगहबान।